नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात की थी। उस अलाउद्दीन खिलजी के जिसने अपने चाचा की हत्या करके शासन सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की और आगे चलकर वो सत्ता को प्राप्त भी करता है। मैंने आपको बताया कि 1290 में वो कहाँ का बनता है, कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनता है और अंतिम 1292 के समय में वो कहाँ पर आक्रमण करता है, मालवा पर आक्रमण करता है और मालवा पे ही आक्रमण करने के दौरान वह भिलसा को भी लूटता है। फिर हमने बात की किसके बारे में, देवगिरी आक्रमण के बारे में बात की। देवगिरी आक्रमण में मैंने आपको बताया कि उसने रामचंद्र देव को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात ढेर सारा धन को इकट्ठा किया, ढेर सारा धन इकट्ठा किया और तत्पश्चात वो कहाँ आया, दिल्ली वहां पे आया, कड़ा मानिकपुर आया और कड़ा मानिकपुर में ही आकर किसकी हत्या कर दी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। जैसे मैंने बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक उदार शासक था, उसे लोग पसंद भी करते थे और नापसंद भी करते थे। मैंने आपको बताया कि 70 वर्ष की अवस्था में देखा गया कि वो क्या बनता है, सुल्तान बनता है। 70 वर्ष की अवस्था में देखेंगे तो वो क्या होता है, उदारवादी शासक होता है। लेकिन इससे पहले की बात की जाए तो वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था सैन्य प्रशासन के तौर पर। उसे कैकुबाद ने क्या है, उसे कैकुबाद ने शाइस्ता खां की उपाधि भी दी थी। जब क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाती है, तब की परिस्थितियों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या हो जाएगी और उस दौरान क्या हो जाएगा, दिल्ली का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। रिक्त होने के कारण क्या होता है, रिक्त होने के कारण जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी जिसका नाम था मलिके जहां, क्या है, मलिके जहां जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी थी, उसने इस स्थिति का फायदा उठा या इस स्थिति में क्या किया, अपने पुत्र कद्र खां को क्या है, कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से शासक बना दिया। क्या बना दिया, शासक बना दिया। और जैसे आप देखेंगे एक मूवी आप आई थी कुछ समय पहले, पद्मावत, क्या है, पद्मावत आई थी जब मूवी, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि जलालुद्दीन खिलजी से किसका विवाह हुआ था, जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से किसका विवाह हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हुआ था। लेकिन वहां पर दिखाया ऐसा नहीं जाता कि क्या क्या परिस्थितियां थी। वहां पर आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी की जो पुत्री थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। वो भी क्या कर रही थी, शासन संचालन में ढेर सारी भागीदारियां कर रही थी। इसलिए क्या हो रहा था, तो इसे भी समाप्त करना था, इन सब चीजों को समाप्त करना था। तो मलिके जहां ने किसको शासक बना दिया, कद्र खां को शासक बना दिया, जिसको क्या नाम दिया, रुकनुद्दीन इब्राहिम खां के नाम से शासक बनाया। दोस्तों, जब इसे शासक बनाया जाता है तब इसका जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम होता है अरकली खां, क्या होता है, अरकली खां, इसी अरकली खां ने मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया था। और ये कहाँ का गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था, जो क्या करता है, इसके शासक बनने की स्वीकृति नहीं देता। शासक बन गया लेकिन इसे शासक बनने पर इसने अपनी स्वीकृति नहीं दी या शासक मानना नहीं चाहा। तो इस तरीके से आप देखेंगे जब इस चीज के बारे में पता चलता है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई ही उसे इस चीज की मान्यता प्रदान नहीं कर रहा है। इस स्थिति का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर बढ़ता है। कहां बढ़ता है, दिल्ली की ओर बढ़ता है। और दिल्ली की ओर जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, इस परिस्थिति में इससे पहले जो उदारवादी शासक था उसका दमन करने के लिए या उसके बारे में जो मनोभावना व्यक्त की गई कि उसने क्या किया, अपने चाचा की हत्या की है, इसको दबाने के लिए उसने देवगिरी से जो धन लूटा था उसे क्या किया, लुटाया। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, या फिर आप लोगों को पता ही है कि सबसे बड़ा क्या होता है, पैसा होता है या धन होता है। जब धन मिलना शुरू हो जाता है तो सारी चीजें हम क्या करते हैं, भूल देती जाते हैं। इसलिए क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ढेर सारे धन बंटवाए और धन बंटवाने के कारण प्रारंभिक अवस्था में वहां पर शांति स्थापित हुई। फिर क्या होता है, बदायूं पे क्या है, बदायूं के समय, बदायूं के गेट पर किसके मध्य युद्ध होगा, रुकनुद्दीन इब्राहिम के मध्य और अलाउद्दीन खिलजी के, एक और रुकनुद्दीन फिरोज, क्या है,
रुकनुद्दीन के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि रुकनुद्दीन योग्य व्यक्ति नहीं था। क्या है, रुकनुद्दीन इब्राहिम योग्य व्यक्ति नहीं था। तो इसके जो समर्थक थे वो भी किससे मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। इस तरीके से ये जो युद्ध होने वाला था, ये युद्ध स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और ये लोग कहां पहुंच जाते हैं, अरकली खां के पास। कहां पहुंच जाते हैं, अरकली खां के पास पहुंच जाते हैं। कौन, रुकनुद्दीन खां और मलिके जहां और ये इनकी पुत्री, ये लोग कहां पहुंच जाते हैं, अरकली खां के पास पहुंच जाते हैं, जो कहां का गवर्नर था, मुल्तान का गवर्नर था। इस तरीके से दिल्ली में एंट्री होती है किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली में एंट्री करता है तो अपना राज्याभिषेक कहां करवाता है, बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो दोस्तों यहां पर अपना राज्याभिषेक करवाएगा और दिल्ली में अपने लिए परिस्थितियां अनुकूल करने के लिए दिल्ली में भी उसने क्या करवाया, पैसे बंटवाए। क्या करवाए, पैसे बंटवाए, सोने बंटवाए और चांदी को बंटवाया, जिससे क्या हो, दिल्ली की जनता उससे जो रूठी हुई है या फिर उससे जो मान नहीं थी रही थी सुल्तान, उसे क्या कर ले, मानना शुरू करे। और आप देखेंगे इस नीति का पालन अंग्रेजों ने भी किया है। शुरू में क्या किया, गवर्नर को हटाया, मतलब जो शासक थे उनको हटाकर पेंशन दिया और पेंशन देकर बस साइड कर दिया। उसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने, ये लोग जब बाहर कहां चले जाएंगे, अरकली खां मुल्तान पहुंच जाएंगे, तब क्या होगा कि ये क्या करेगा, धन देकर अपने ओर सबको मिलाने की कोशिश करेगा। इसका फायदा ये भी होता है कि उसके जो अमीर, इब्राहिम के जो अमीर भी होते हैं वो भी किससे मिल जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। इस तरीके से दिल्ली पर किसका कब्जा हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात की जाए, जब दिल्ली में वो शासक बनता है तो उसके समक्ष ये सारी प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज, उसको जलाली, क्या है, जलाली अमीरों के भी विद्रोह का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट बात की जाए तो उसी के समय किसके आक्रमण हो रहे थे, मंगोलों के भी आक्रमण हो रहे थे। तो उसे क्या करना था, इन सब परिस्थितियों से निपटना था। जब ये सारी चीजें शांत होगी, क्या है, ये तो बाद में इन विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे ही, क्या होगा, जब इन लोगों को संतुलित में ला लेगा तब क्या करेगा कि वो क्या करेगा, दिल्ली से ठीक तरीके से शासन संचालित शुरू करेगा। ठीक से शासन संचालित करने के लिए फिर क्या करेगा, उसने तुरंत ही उलूग खां और हिजाबुद्दीन को, किसको, उलूग खां और हिजाबुद्दीन को किसके विरुद्ध भेजता है, इन तीनों के विरुद्ध अभियान के लिए भेजता है। और इस तरीके से इन लोगों के विद्रोह को क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। तत्पश्चात क्या है, तत्पश्चात उन अमीरों के विरुद्ध अभियान होता है जिन लोगों ने धन लिया और फिर किससे मिल गए, अलाउद्दीन खिलजी से। दोस्तों वो इस अभियान को इसलिए करता है क्योंकि आप देखते हैं कि ये लोग सबसे पहले किसके अनुयायी थे, इब्राहिम के अनुयायी थे, लेकिन पैसों के लालच में, क्या है, पैसों के लालच में किसके समर्थन में आ जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समर्थन में आ जाते हैं। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी कहता है, जब तुम उनके नहीं हुए पैसों के चक्कर में तो मेरे नहीं हो सकते। इसलिए उसने क्या किया, इन लोगों का भी दमन किया, कुछ लोगों को मरवा दिया, कुछ लोगों को जेल में भी डलवा दिया। दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो अपने घर का नहीं हुआ या परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अमीरों का भी दमन किया। इस तरीके से उसने विश्वासघातियों का भी दमन किया या फिर अमीरों का दमन किया। इसलिए ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत के बारे में बात करते हैं।
अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत की बात की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि उसने क्या क्या नीतियां राजत्व में लागू की। राजत्व की नीति के बारे में बात की जाएगी तो उसने क्या किया, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया, जैसा किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन किस राजवंश से संबंधित था? बलबनी राजवंश से संबंधित था, और वो कौन था? इल्बारी तुर्क था। ये सारी चीजें हमें पता है। इसने क्या कहा कि मैं क्या हूं? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, मेरे समान और कोई नहीं है। इस तरीके की बात है। क्या कहा अलाउद्दीन खिलजी ने? कि मैं क्या हूं? ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो इसमें एक चीज हमें लिखेंगे, राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत की बात की जाएगी तो नंबर 1 पे हम किसकी बात करेंगे कि एके ने, अलाउद्दीन खिलजी, एके का मतलब क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। और किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की। किसकी? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण ठीक है दोस्तों, किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, और खुद को क्या कहा? ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। तो इसे लिख लीजिए या फिर आगे बढ़। ठीक है। और क्या कहता है कि राजा का कोई सगा नहीं होता। क्या कहता है? राजा का कोई सगा नहीं होता है, उसके जो संबंधी होती हैं, क्या है? उसके संबंधी और जो सेवक होते हैं वो क्या होते हैं? सदैव क्या होते हैं? उसकी प्रजा होते हैं। क्या होते हैं? उसकी प्रजा होते हैं। इसलिए राजा को आम व्यक्तियों से अलग होना चाहिए, या राजा क्या है? आम व्यक्तियों से अलग है। क्या कहा? राजा के समक्ष प्रजा और सेवक क्या है? प्रजा और सेवक या फिर संबंधी क्या है? उसकी प्रजा है। इस तरीके के उसने स्टेटमेंट दिए। तो लिखिएगा, एके ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि राजा का कोई सगा नहीं होता। सेवक तथा सभी नगर के निवासी सुल्तान की प्रजा होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसे। ठीक है, हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? बात अमीर और उलेमा की। राजत्व सिद्धांत में ही किसकी बात करेंगे? अमीर और उलेमा की बात करेंगे। अमीर और उलेमा क्या थे, इसके बारे में बात करें तो अमीर कौन होते थे? जो राजा के सलाहकार हुआ करते थे। किसके?
राजा के सलाहकार हुआ करते थे वो क्या होते थे, अमीर हुआ करते थे। और दूसरा उलेमा जो होते थे वो क्या होते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे। तो दो वर्गों में क्या होता था, शासन संचालन में सहयोग होता था। तो पहला कौन था, अमीर वर्ग। किसका था, अमीर वर्ग। और दूसरे की बात की जाएगी तो उलेमा वर्ग था। उलेमा वर्ग की बात करेंगे या अमीर वर्ग की बात करेंगे तो देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि सब कुछ कौन होता है, राजा होता है। तो वो क्या करता है, अमीर वर्ग की कोई भी सलाह नहीं लेता है। क्या नहीं लेता है, अमीर वर्ग की कोई सलाह नहीं लेता। लेकिन दिल्ली का एक कोतवाल होता है जिसका नाम होता है अला उल मुल्क। क्या होता है, अला उल मुल्क, अला उल मुल्क। तो दोस्तों इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये क्या था, व्यक्तिगत सलाहकार था। क्या था, व्यक्तिगत सलाहकार था। लेकिन अमीर के क्या है, अमीर के किसी भी सलाह के लिए अलाउद्दीन खिलजी बाध्य नहीं था। यहां तक कि वो कहता है कि मुझे किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या कहता है उलेमा वर्ग के बारे में, क्या है, अमीर वर्ग की हमें जरूरत नहीं है, हम क्या है, तुम लोग हो तो तुम लोग जो काम कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फालतू के काम आपको नहीं करने हैं। तो क्या है, अमीर वर्ग के सुझाव के लिए वहां बाध्य नहीं था। लेकिन किसकी बात मानता था, अला उल मुल्क की बात मानता था। नेक्स्ट बात की जाए उलेमा वर्ग की, तो उलेमा वर्ग क्या है, धार्मिक वर्ग है। क्या है, धार्मिक वर्ग है। धार्मिक वर्ग है तो ये क्या कहता है कि मैं खुद ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। क्या हूं, मैं खुद ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। तो मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। और क्या करता है, पहली बार क्या है, पहली बार इसने क्या किया, खलीफा के पद को, क्या है, खलीफा के पद को मान्यता प्राप्त नहीं की। जो भी हूं मैं ही हूं और कोई नहीं हो सकता। उलेमा वर्ग से कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जो भी मैं कार्य करता हूं, क्या है, जो भी मैं कार्य करता हूं उसमें कहीं ना कहीं प्रजा की भलाई छुपी हुई है। किसकी छुपी है, प्रजा की भलाई छुपी हुई है। और जो भी कार्य कर रहा हूं मैं प्रजा के लिए ही कर रहा हूं, मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज ये कहता है कि जिस दिन मेरी अंतिम दिन होगा, जिस दिन मेरा अंतिम समय होगा, उस दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा मुझे पता नहीं है। तो इस तरीके से अमीर वर्ग को भी नकारा और दूसरा उलेमा वर्ग को भी नकार दिया कि जो भी करूंगा मैं ही करूंगा और सर्वसर्वा कौन होगा, मैं खुद होगा। लेकिन अमीर उल उमरा क्या है, अमीर वर्ग में किसकी बात करता था, अला उल मुल्क की बात मानता था। किसकी, अला उल मुल्क की बात करता था। अब तो देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करना चाहता था, संपूर्ण विश्व विजय करना चाहता था। क्या करना चाहता था, संपूर्ण विश्व विजय करना चाहता था। इसलिए उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। क्या करती, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। लेकिन किस व्यक्तिगत सलाहकार कौन था, अला उल मुल्क थे। तो अला उल मुल्क उससे कहते हैं कि सुल्तान आप ये बताइए, भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, अभी हम भारत को ही नहीं जीत पाए हैं, अभी हम भारत को ही नहीं जीत पाए हैं, हम आप कैसे कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, विश्व को जीतेंगे। और दूसरी चीज, अगर आप इनकी बात करें तो आपके पास योग्य सलाहकारों की क्या होनी चाहिए, योग्य सलाहकार होने चाहिए। क्या होने चाहिए, योग्य सलाहकार होने चाहिए, जो इसका क्या है आपके पास अभी अभाव है। तो अमीर अलाउल मुल्क के सुझाव पर क्या है, अलाउल मुल्क के सुझाव पर जो विश्व विजय की योजना थी उसे क्या करता है, त्याग देता है। तो इसे क्या कहते हैं, नेक्स्ट इसी पे लिखेगा अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजय करना चाहता था, लेकिन अला उल मुल्क की सलाह पर यह नीति त्याग देता है। नोट
एक अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। हो गया दोस्तों, इसके सलाह पर क्या कर दिया, पहला तो चीज त्याग दिया। दूसरी चीज क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या है, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था। क्या चलाना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था। एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर, क्या है, अलाउल मुल्क कहता है कि महाराज या सुल्तान ये काम किसका है, उलेमा वर्ग का है, और इसी पे ही छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी उसके कारण क्या है, उसके कहने के कारण ये जो नया धर्म चलाना चाहता था उसको भी क्या करता है, त्याग देता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि जो भी शासक क्या है, जो भी शासक जो धर्म के नाम पर लड़ने की कोशिश करता है या धर्म के अनुसार कार्य करने की कोशिश करता है, उसे लोग महान नहीं कहते हैं। और दूसरी चीज, जब भी किसी धर्म के नाम पर शासन हुआ है तब तक उसका क्या है, उसे अत्याचारी शासक कहा गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी को कौन सलाह देता है, अलाउल मुल्क सलाह देता है कि जो नया धर्म चलाने की आपकी बात है वो कहीं भी सही नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, इसे उलेमा वर्ग के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि ये उनका काम है, उसे करने दीजिए। तो लिखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन अलाउल मुल्क के सलाह पर यह नीति त्याग देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो देखिएगा दोस्तों, ये क्या कर रहा है, इस्लाम धर्म के बारे में बात कर रहा है। देखिएगा, इस्लाम धर्म में ये बातों को नहीं मान रहा है, खलीफा को या उलेमा की बात को नहीं मान रहा है। लेकिन दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इस्लाम विरुद्ध कार्य नहीं करता या फिर इस्लाम से संबंधित चीजों को नकारता नहीं है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या है, अलाउद्दीन खिलजी कह दे कि इस्लाम धर्म को एकदम बहिष्कृत करता है या इस्लाम धर्म को मानता ही नहीं, तो क्या है, ये गलत है। तो देखिएगा, वह इस्लाम धर्म को मानता था, लेकिन हर समय प्रजा हित में कार्य करता था। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा। ठीक है, एक चीज, हाँ, यहां पर एक काजी मुगीसुद्दीन क्या है, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से वार्तालाप क्या होती है, जो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है कि अंतिम समय में मेरे साथ अल्लाह क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, मैं जो भी कार्य करूंगा किसके हित में करूंगा, प्रजा के हित में करूंगा, और सब कुछ क्या है, प्रजा ही है। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो इसके राजत्व सिद्धांत के में, तो ये क्या है, एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो सारे राजत्व सिद्धांत हो गए, लेकिन इसने
क्या है, स्वयं को ही राज्य कहा था। किसने कहा था? राजा था। और राजत्व सिद्धांत में लुई 14वें के तरीके से क्या है, लुई 14वें की तरीके से इसने क्या कहा कि मैं स्वयं ही क्या हूं, मैं स्वयं ही क्या हूं, राज्य हूं। तो किसके अनुसार का, किसके तरीके से कहा था? लुई 14वें के तरीके से। तो लिखिएगा लुई 14वें, लुई 14वें की भांति अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को राज्य कहा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी। तो अब ये तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसे क्या भी कह सकते हैं कि ये निरंकुश राजतंत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो निरंकुश राजतंत्र पर आधारित है। निरंकुश राजतंत्र पर आधारित का मतलब ये है कि राजा ही क्या है, सर्वोसर्वा है। राजा जो कहेगा वही होने वाला है और कुछ भी नहीं होगा। तो लिखिएगा एके का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल निरंकुश राजतंत्र का शासनकाल कहते हैं। शासनकाल निरंकुश राजा का शासनकाल कहलाता है। निरंकुश राजा का शासन काल कहलाता है। काल कहलाता है। काल कहलाता। नेक्स्ट दोस्तों इसे लिख लीजिए, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, विद्रोहों के बारे में। ठीक है, हो गया दोस्तों। आज हम जो विद्रोहों की बात करने वाले हैं तो उस विद्रोहों में आप देखेंगे 4 विद्रोह इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है? 4 विद्रोह इंपॉर्टेंट है और चारों विद्रोहों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, टॉपिक डालेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोह। ठीक है दोस्तों, विद्रोह की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चारों विद्रोहों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय विद्रोहों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1299 का विद्रोह। किसके बारे में? 1299 के विद्रोह के बारे में बात करेंगे। 1299 का जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था नवीन मुसलमानों का। किसका? नवीन मुसलमानों का विद्रोह हुआ था। अब दोस्तों अगर आपने पढ़ा है पूरा लेक्चर तब आपको नवीन मुसलमानों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन नहीं पढ़ा है तो इन सब चीजों में आपको दिक्कत होने वाली। पहले बात तो हम समझेंगे नवीन मुसलमान कौन होते हैं। नवीन मुसलमान की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ था, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और वही मंगोल क्या होते हैं, कुछ मंगोल कहां पर रुक जाते हैं, दिल्ली में ही रुक जाते हैं। कहां रुक जाते हैं? दिल्ली में ही रुक जाते हैं। तो उन्हें ही क्या कहा गया है, नवीन मुसलमान कहा था गया है। तो ये क्या है, 1299 में क्या है, 1299 में गुजरात अभियान होता है। कौन सा अभियान होता है? गुजरात अभियान होता है। गुजरात अभियान, गुजरात अभियान होता है। क्या होता है? गुजरात अभियान होता है। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व नुसरत खां। कौन करता है? नुसरत खां इसका नेतृत्व कर रहा होता है। इस अभियान को दबाने के दौरान क्या है, क्या होता है, गुजरात अभियान को समाप्त करने के पश्चात जब ये वापस आ रहे होते हैं, नवीन मुसलमान क्या होता है, इनके साथ में होते हैं। किसके साथ में? नुसरत खां के साथ में होते हैं। और जब ये वापस आ रहे होते हैं तब क्या होता है, इन्हें में लूट के धन को लेकर क्या है, लूट के धन को का जो बंटवारा था उसको लेकर क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है।
क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। और लूट के धन को क्या कहा जाता है, खुम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खुम्स कहा जाता है। तो खुम्स जो होता था सबसे पहले, इससे पहले जो होता था, सुल्तान कितना परसेंट लेता था, 20%। कितना लेता था, 20%। और सुल्तान कौन, सुल्तान कितना लेता था, 20%। और सैनिक कितना लेते थे, 80%। कितना लेते थे, 80%। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने इस नीति को ही पलट दिया। क्या कर दिया, इस नीति को ही पलट दिया। कहा कि 20% क्या लेंगे, 20% कौन लेंगे, सैनिक लेंगे। और सुल्तान कितना परसेंट लेगा, 80% लेगा। इसलिए नबी सुल्तान क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह में क्या होता है, नुसरत खां का भाई, क्या है, नुसरत खां का भाई, नुसरत खां का भाई, अरे सॉरी यहां पे क्या लिखे, भाई मारा जाएगा, भाई मारा जाएगा। और एके का भतीजा, कौन, एके का भतीजा भी मारा जाएगा। फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी, क्या है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, नुसरत खां को कहता है कि जैसे भी मिले इनको क्या करना है, मरवा देना है। तो इस तरीके से नुसरत खां ने एक दिन में नवीन मुसलमानों को बहुत सारे को क्या करवा दी, हत्या करवा दी। क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और इसका वर्णन कौन करता है, इशामी और जियाउद्दीन बर्नी, कि नवीन मुसलमानों की एक दिन में ढेर सारी हत्याएं करवाना वाला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, नुसरत खां। और नुसरत खां के समय क्या हुआ था कि गुजरात अभियान पे गए थे और उसमें क्या था, धन के बंटवारे, लूट के धन को क्या कहते हैं, खुम्स कहते हैं। उस बंटवारे को लेकर क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, ये लोग विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह में कौन, नुसरत खां का भाई मारा जाता है और अलाउद्दीन खिलजी का भतीजा मारा जाता है। इस तरीके से नुसरत खां ने इस विद्रोह को दबा दिया। और नवीन मुसलमानों के मारे जाने का वर्णन किसने किया है, इशामी ने और जियाउद्दीन बर्नी ने। तो लिखिएगा, इशामी और बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय नवीन मुसलमानों के मारे जाने का वर्णन किया है। ठीक है, किसने किया है, इसामी और बर्नी ने किया। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। तो हमने क्या देख लिया, पहले बार इसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट बात करेंगे किसके विद्रोह के, अकद खां के विद्रोह के बारे में बात करेंगे। अकद खां अलाउद्दीन खिलजी के भाई का पुत्र था। किसका पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी के भाई का पुत्र था। ये जो क्या होता है, नवीन मुसलमान था। क्या है, नवीन मुसलमान कहां चले जाते हैं, रणथंभौर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, रणथंभौर के हमीर देव के पास चले जाते हैं। तो क्या होता है, हमीर देव के ऊपर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जा रहा होता है। रास्ते में ही क्या होता है, वो विश्राम करने लगता है। विश्राम के दौरान वो क्या करता है, शिकार करने की करके मनोरंजन कर रहा होता है। तो उसका जो भतीजा होता है जिसका नाम होता है अकद खां, क्या है, अकद खां क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर आक्रमण कर देता है। क्या होता है, आक्रमण कर देता है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी अकेला था, लेकिन किसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी बच जाता है। और अकद खां क्या करता है, दिल्ली पहुंचकर, क्या है, दिल्ली पहुंचकर यह घोषणा करवा देता है कि सुल्तान मार दिए गए हैं और शासक कौन बन चुका हूं, मैं बन चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी कैसे बच पाता है, क्योंकि उसके कुछ अंगरक्षक उसके पास आ जाते हैं। इस तरीके से अकद खां जब दिल्ली पहुंचेगा, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तो अकद खां को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और इस तरीके से अकद खां के विद्रोह को समाप्त कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा, अकद खां का विद्रोह,
रणथंभौर अभियान, रणथंभौर अभियान के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाएगी तो बात करेंगे किसके, अवध के, किसके, अवध के और बदायूं के गवर्नर की बात करेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी कहां पर था, रणथंभौर अभियान पर था। कहां पर था, रणथंभौर अभियान पे था। तभी क्या होता है कि बदायूं का गवर्नर और अवध का गवर्नर क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के जो वफादार सूबेदार थे वो क्या कर देते हैं, उस विद्रोह का दमन कर देते हैं। तो लिखिएगा, अवध के सूबेदार मंगू खां, अवध के सूबेदार मंगू खां एवं कहाँ का गवर्नर था, अमीर उमर बदायूं के गवर्नर, बदायूं का गवर्नर या सूबेदार, बदायूं का सूबेदार अमीर उमर ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 3 विद्रोह हो गए जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट जो विद्रोह है उसे कहते हैं सिद्दी मौला का विद्रोह। किसका, सिद्दी मौला का विद्रोह। दोस्तों थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है, सही से दिख नहीं रहा होगा, इसलिए क्या करते हैं यहीं पर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमने क्या है दोस्तों ये सारी चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिद्दी मौला का विद्रोह। किसका पढ़ेंगे, सिद्दी मौला का विद्रोह। और विद्रोह के पश्चात इन विद्रोहों के दमन के लिए और दूसरी चीज इन विद्रोह को कैसे रोका जा सकता है उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी नीतियों को लागू किया उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।